हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की। होता है क्या है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? देखिए, बेसिक सी मैं डेफिनेशन बताऊं तो इनएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंटरब्रीड इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, क्या मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनएबिलिटी टू इंटरब्रीड, एक इनएबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ताकि वो इंटरब्रीड ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक हिरन है। ठीक है, मेरे पास ये एक हिरन है, ये समझ लो, देखो डायग्राम से, तो वो नहीं। और ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का है और ये मेरे पास लाइट कलर का है। ठीक है, ये है मेरे पास लाइट कलर का। अब इसकी स्पीसीज अलग है, इसकी स्पीसीज अलग है। ठीक है, और ये बीच में नदी है, ये नदी के इस साइड है और ये काफ़ी बड़ी नदी है, ये इस साइड है। तो अब क्या है, ये दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस बड़ी सी नदी। ठीक है, तो इनके बीच में अब क्या होगा, इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसी चीज़ को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह क्या है? ये नदी, तो इसको बोल देंगे रिप्रोडक्टिव या फिर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इसको क्या बोल देंगे? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। समझ आया? देखो क्या लिखा हुआ है, एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाती रिलेटेड ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो ये नदी है, ये किसका काम कर रही है? ये कर रही है हमारी आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का काम, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का काम। ठीक है, अब देखिए जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं, एक तो प्री मेटिंग और एक पोस्ट मेटिंग। ठीक है, समझिए इसको किस तरह से। प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या काम करता है? प्रिवेंट कोपुलेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट बाय फॉलोइंग प्रोसेसेस। सिंपल सी बात है, प्री मेटिंग आइसोलेशन में क्या है, ये क्या काम करता है? ये कोपुलेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट से बचाता है। इसी को ही लेकर हम पूरा कंसेप्ट समझेंगे। देखो किस तरह से, मतलब अब आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है? सिंपली ये इसको इधर नहीं आने दे रहा या इसको इधर नहीं आने दे रहा। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, अब ये कोपुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि प्री मेटिंग मैकेनिज्म में क्या होगा? प्री मेटिंग मैकेनिज्म में फ्यूजन नहीं होगा गैमेट्स का। अब प्री मेटिंग मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन, स्पेशियल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, इथियोलॉजिकल आइसोलेशन, फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल आइसोलेशन, और एक और है जेनेटिक आइसोलेशन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म आर सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स सच एज वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम। ठीक है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन पे कैसे, एक स्पीसीज ये रही, एक स्पीसीज ये रही। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते। उसका कारण क्या है? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। और आइसोलेटिंग मैकेनिज्म यहाँ पर क्या हो गए? पहाड़ हो सकते हैं, नदियाँ हो सकती है। ठीक है, जब दो स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड ना कर पाए माउंटेन्स की वजह से या बड़ी रिवर्स की वजह से, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म लगता है, यहाँ पर जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म लगता है, उसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल आइसोलेशन। क्लियर है? उसके बाद है स्पेशियल आइसोलेशन। स्पेशियल आइसोलेशन में क्या होता है? इन दिस आइसोलेशन इंडिविजुअल्स आर आइसोलेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंसेस आर अनेबल टू ब्रीड। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक स्पीसीज ये और एक स्पीसीज ये, इनके बीच में आपस में लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी दूर दूर है। एक इंडिया में तो एक आपकी ऑस्ट्रेलिया में मान लो, काफ़ी दूर डिस्टेंस है स्पीशीज़ के बीच में। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनके बीच में क्या है? रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? स्पेशियल आइसोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन में किस तरह से, अब एक स्पीसीज ये, एक स्पीसीज ये। ठीक है, ये स्पीसीज रेनी सीजन में ब्रीड करती है, ये आपकी समर सीजन में ब्रीड करती है। तो
ब्रीडिंग सीजन अलग अलग है, जिसकी वजह से इनके बीच में फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है, एकोलॉजिकल आइसोलेशन। एकोलॉजिकल आइसोलेशन में क्या लिखा हुआ है, इनके अंदर क्या है, इन विच मेटिंग बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नॉट पॉसिबल। इसमें क्या है, जब दो आपस में क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, उनके बीच में आपस में मीटिंग नहीं हो सकती, तो इस तरह से के आइसोलेशन को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। इथोलॉजिकल आइसोलेशन क्या होता है, देखो इथोलॉजिकल में क्या है, टाइप ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म विच ऑपरेट ड्यू टू डिफरेंस इन सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जब आपके पास दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, एक ये और एक ये, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है दोनों की दोनों, ठीक है, इनके बीच में आइसोलेशन नहीं हो रहा, सॉरी इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, उसका रीज़न क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर। इसका सेक्सुअल बिहेवियर अलग है, इसका सेक्सुअल बिहेवियर अलग है, ठीक है, इसकी वजह से इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता, और जो मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा है उसका नाम है फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, ठीक है। मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होगा, मैकेनिकल आइसोलेशन में ये कैसे ऑपरेट होता है, ऑपरेट ड्यू टू डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सच एज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है, कि भाई इसमें क्या होगा, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा जैसे, ठीक है, वो चेंज होगा, तो मतलब मॉर्फोलॉजिकली जो डिफरेंस हो, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस हो, उसकी वजह से जो आइसोलेशन हो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल आइसोलेशन। जेनेटिकल आइसोलेशन में क्या होगा, ये आइसोलेशन ड्यू टू क्रोमोसोमल इनकम्पैटिबिलिटी, ड्यू टू क्रोमोसोम इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, कि भाई अगर मान लो इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो भी गया, इनके बीच में अगर रिप्रोडक्शन हो भी गया तो इनकी नई स्पीसीज नहीं आ पाएगी। नई स्पीसीज क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो इनका क्रोमोसोम है वो क्या है, इनकम्पैटिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब पोस्ट मीटिंग मैकेनिज्म। पोस्ट मीटिंग मैकेनिज्म क्या कहता है, मान लो चलो अब क्या किया आपने, यहाँ पे एक इसने पुल ढूंढ लिया, एक पुल, अभी पुल से इधर आ भी गया, इसके पास आ भी गया, अब आके इन्होंने क्या कर लिया, आपस में मीटिंग कर ली। मीटिंग कर ली तो मीटिंग करने के बाद जितने भी इवेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट मीटिंग इवेंट्स या पोस्ट मीटिंग मैकेनिज्म। देखो पोस्ट मीटिंग मैकेनिज्म में क्या लिखा हुआ है, इफ़ प्री मीटिंग मैकेनिज्म फेल, अगर प्री मीटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, फेल ही हो गए ना, अभी इन सबको पार करके इधर आ गया तो प्री मीटिंग मैकेनिज्म फेल हो गए। इफ प्री मेटिंग मैकेनिज्म फेल देन पोस्ट मेटिंग मैकेनिज्म प्रिवेंट हाइब्रिड फॉर्मेशन। किस तरह से, देखो पोस्ट मेटिंग किस तरह से हाइब्रिड फॉर्मेशन को बचाएगा, सबसे पहले गैमेट मोर्टेलिटी, गैमेटिक मोर्टेलिटी। गैमेट मोर्टेलिटी में क्या है, फर्टिलाइजेशन हुई मेल और फीमेल, मीटिंग होगी ना तो मेल फीमेल आपको पता है क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आपके स्पर्म्स है या जो गैमेट है वो क्या होगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो गैमेट की डेथ हो जाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गैमेटिक मोर्टेलिटी, ठीक है। और गैमेटिक मोर्टेलिटी क्या है, एक पोस्ट मेटिक मैकेनिज्म है। तो पोस्ट मेटिक मैकेनिज्म में क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ गैमेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो जाइगोट मोर्टेलिटी। जाइगोट मोर्टेलिटी क्या कह रहा है, मान लो चलो फर्टिलाइजेशन हो भी गई, ठीक है, गैमेट चला भी गया अंदर और फर्टिलाइजेशन हो भी गई, तो जाइगोट नहीं बन पाएगा। अब जाइगोट नहीं बन पाएगा, जाइगोट जैसे ही जाइगोट बनेगा तो जाइगोट क्या हो जाएगा, वो आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ जाइगोट, ठीक है। अब अगला केस है हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी क्या कह रहा है, मान लो चलो स्पर्म चला भी गया, जाइगोट बन भी गया, लेकिन अब जो हाइब्रिड बनेगा, जो हाइब्रिड मतलब जाइगोट बन भी गया तो जो इसको क्या बोल देंगे, हाइब्रिड जाइगोट बोल देंगे, हाइब्रिड जाइगोट। ये हाइब्रिड जाइगोट क्या होगा, इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, इम्प्लांट। आपको पता है ना, जाइगोट बनने के बाद जो ब्लास्टोसिस स्टेज है, ह्यूमन के केस में बता रहा हूँ मैं, वो इम्प्लांट हो जाते हैं यूट्रस पे। तो ऐसे ही समझो कि इसमें अगर हाइब्रिड जाइगोट बन भी गया तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, वो इनवायबल हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इन दिस हाइब्रिड जाइगोट फेल टू डेवलप फर्दर एंड बिकम इनवायबल, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी अगले केस में क्या कह रहा है, चलो मान लो चलो जाइगोट बन भी गया, जाइगोट इम्प्लांट भी हो गया, और जाइगोट इम्प्लांट बन के आपका नया बेबी भी तैयार हो गया। तो जो बेबी है तैयार होगा ना, ये क्या होगा, स्टेराइल होगा। ये क्या होगा, स्टेराइल होगा। तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या लिखा हुआ है, इफ हाइब्रिड फॉर्म, अगर हाइब्रिड बन भी गया
तो वो क्या होगा, दे विल स्टेराइल, वो स्टेराइल होगा ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। फॉर एग्जांपल देखो, अब जैसे कि एक म्यूल है, वो म्यूल आपको पता है म्यूल कैसे बनता है, मेल एस से और मेयर से, ठीक है। जो मेल एस है और घोड़ी है, ठीक है, इन दोनों का एज अ मिक्सचर बोल लो म्यूल, ठीक है। तो म्यूल में जो क्रोमोसोम है वो 2n क्या है, 63, और मेयर में जो डिप्लॉयड केस है वो 66 है। अब आपको पता है जो आपका मेल एस है उसका जो स्पर्म होगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, और इसके ओवम में कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 63 आ गया। लेकिन 63 ना इससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा है, तो जो क्रोमोसोम है वो इनकम्पैटिबल बन जाएगा, ठीक है, वो स्टेराइल बन जाएगा। अब इसके केस में देखो हाइब्रिड ब्रेकडाउन, हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या कह रहा है कि मान लो चलो कई केसेस में क्या देखा गया है कि चलो हाइब्रिड जो है वो स्टेराइल नहीं है, वो फर्टाइल भी हो गया, वो फर्टाइल भी हो जाता है। इन सर्टेन केसेस हाइब्रिड आर फर्टाइल, लेकिन हाइब्रिड की जो अगली प्रोजनी आएगी ना वो वीक होगी, एबनॉर्मल होगी, और क्या होगी, स्टेराइल होगी, ठीक है। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।